दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मई 2023 की मंथली मैगज़ीन और उसमें हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दूसरा वीडियो है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है चौथा बिंदु, ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में 49वां शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुआ। G7 में कौन कौन सम्मिलित हैं? US, UK, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली। और G8 में रूस सम्मिलित हो जाएगा और बाकी G20 में भारत भी सम्मिलित हैं, चीन भी सम्मिलित हैं, तुर्की और सऊदी अरब भी सम्मिलित हैं, इंडोनेशिया भी सम्मिलित है, साउथ अफ्रीका भी सम्मिलित है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्राज़ील भी है, अर्जेंटीना भी है और साउथ कोरिया भी सम्मिलित है। यूरोपीय संघ भी इसमें सम्मिलित हैं। अगर हम बात करें G7 के बारे में तो ये विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इस समूह में शामिल देशों का वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर वर्चस्व है। ठीक है। 1998 में रूस को इस समूह G7 में शामिल किया गया था। बाद में से G8 कहा जाने लगा था। हालांकि 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसे G7 ही कहा जाने लगा फिर से। हालांकि यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है, परंतु इससे वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। मतलब यूरोपीय संघ जो है वो G20 में सम्मिलित हैं, लेकिन यूरोपीय संघ जो है वार्षिक शिखर सम्मेलनों में भाग लेता है। G7 की उपलब्धियां जो हैं, अगर इसकी बात करें तो इस समूह ने 2002 में मलेरिया और एड्स की रोकथाम के लिए एक वैश्विक कोष स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। G7 के वित्त मंत्रियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कम से कम 15% वैश्विक न्यूनतम कर लागू करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। इसके सदस्यों ने 2015 में ग्लोबल अपोलो कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की सहायता से जलवायु से निपटना है। G7 से जुड़े आंकड़ों पर एक नज़र डालें तो 25% वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में G7 देशों की हिस्सेदारी शामिल है। 25% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में G7 शामिल है। इसके अलावा 46% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में G7 देशों की हिस्सेदारी है और 1/10 वैश्विक आबादी का 1/10वां हिस्सा G7 देशों में निवास करता है। अन्य संबंधित तथ्य देखें तो भारत को ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील आदि देशों के साथ शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। ठीक है। भारत को ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और अन्य देशों के साथ शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। 49वां शिखर सम्मेलन जो है जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुआ था। 49वें शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी। शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री कार्यक्रम योजना प्रस्तुत की। यह कार्य योजना खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, विकास संबंधी मुद्दों से निपटने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में आ रही बाधाओं जैसी वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ठीक है। 10 सूत्री कार्यक्रम को समझें तो 10 सूत्री कार्यक्रम क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत की 10 सूत्री कार्यक्रम योजना है। पहला बिंदु इसका है ऐसी समावेशी खाद्य प्रणाली का निर्माण करना जो सर्वाधिक सुभेद्य लोगों की रक्षा करें। दूसरा, वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला का गैर राजनीतिकरण करना। तीसरा, उर्वरकों का एक वैकल्पिक मॉडल विकसित करना। चौथा, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भोजन की बर्बादी को रोकना। पाँचवां, ग्लोबल साउथ की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास मॉडल अपनाना। छठा, समग्र स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाना। सातवां, भोजन में मोटे अनाज को शामिल करना। आठवां, लचीली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विकास करना। नौवां, डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को बढ़ावा देना। और 10वां, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना। शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो पहला बिंदु है आर्थिक लचीलापन और आर्थिक सुरक्षा। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए मानक। और तीसरा है जलवायु और ऊर्जा। चौथा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा में लचीलापन। ये सब चीज़ें हमें एक एक करके समझते हैं। आर्थिक लचीलापन और आर्थिक सुरक्षा पहला बिंदु है। आर्थिक दबाव से निपटने के लिए एक समन्वय मंच स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं को हम समझ रहे हैं। यह मंच महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यापार और आर्थिक निर्भरता को रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने के किसी भी प्रयास से निपटेगा। ठीक है। सदस्य सम्मेलन में शामिल देशों ने चीन के साथ वाणिज्यिक संबंधों को जोखिम मुक्त करने पर सहमति व्यक्त की है। दूसरा बिंदु है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए मानक। विश्वसनीय AI के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीक मानकों का विकास करने और उन्हें अपनाने हेतु कार्य योजना तैयार करने पर सहमति व्यक्त की गई है। जलवायु और ऊर्जा इसका तीसरा बिंदु है। तो सदस्यों ने 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके अलावा उन्होंने G7 स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था कार्य योजना
यानी G7 क्लीन एनर्जी इकोनॉमिक एक्शन प्लान, ये इसका भी समर्थन किया है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यापार नीतियाँ नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुँचने में मुख्य भूमिका निभाएगी। इसके अलावा चौथा बिंदु है वैश्विक खाद्य सुरक्षा में लचीलापन। लचीली वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए हिरोशिमा एक्शन स्टेटमेंट जारी किया गया है। हिरोशिमा में ये चूँकि सम्मेलन हुआ था, इस एक्शन स्टेटमेंट का उद्देश्य वैश्विक खाद्य संकट का समाधान करना और साथ ही अधिक लचीली, संधारणीय और समावेशी खाद्य प्रणाली का विकास करना। ये सब इसके बिंदु थे। अब हम समझेंगे वर्तमान भू राजनीति में G7 की प्रासंगिकता। G7 प्रासंगिक है कि नहीं, तो G7 प्रासंगिक है कि नहीं इसकी बात हम देखेंगे। आर्थिक शक्ति के आधार पे, राजनीतिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पे, प्रतीकात्मक महत्व के आधार पे और वैश्विक गवर्नेंस के लिए उदाहरण के आधार पे हम समझेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक शक्ति के आधार पे G7 की भू राजनीति में क्या प्रासंगिकता है। इन देशों की आर्थिक शक्ति का मतलब है इन देशों की, G7 देशों की सामूहिक आर्थिक शक्ति इन्हें वैश्विक आर्थिक नीतियों के आकार देने, वित्तीय विनियमों का समन्वय करने और आर्थिक चुनौतियों जैसे व्यापार असंतुलन, मुद्रा स्थिरता, वित्तीय संकट से निपटने में सक्षम बनाती हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा बिंदु है राजनीतिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इनका G7 का राजनीतिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय मामलों जैसे युद्ध या संघर्षों, परमाणु प्रसार आदि में वैश्विक एजेंडा को आकार देने में मदद करता है। ठीक है। तो G7 जो है राजनीतिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है, ये इनका राजनीतिक प्रभाव जो होता है G7 का, जीवन जो है G7 देश हैं, इनकी राजनीतिक प्रभाव काफ़ी अच्छा है और इसलिए अलग अलग मामलों जैसे युद्ध हैं, संघर्ष हैं, परमाणु प्रसार है आदि में वैश्विक एजेंडा को आकार देने में ये जो इनका प्रभाव है, ये इनको काफ़ी मदद करता है। G7 काफ़ी प्रभावशाली समूह है इस दृष्टि से। इसके अलावा प्रतीकात्मक महत्व ये है कि G7 ऐसे प्रभावशाली लोकतंत्रों के एक चुनिंदा समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिनके साझा मूल्य और हित हैं। ठीक है। इसके अलावा वैश्विक गवर्नेंस के लिए उदाहरण देखें तो इसने वित्तीय यानी कि G7 ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है G7 ने। अब हम समझेंगे G7 ज़्यादा प्रभावी क्यों नहीं है। इसका कारण है सीमित प्रतिनिधित्व और प्रमुख देशों का सदस्य नहीं होना, इसके अलावा हितों में तालमेल नहीं होना, इसके अलावा वैश्विक स्थिति में बदलाव, इसके अलावा प्रतिबद्धताओं का कार्यान्वयन भी इसमें एक प्रमुख चुनौती है। अब हम समझेंगे G7 ज़्यादा प्रभावी क्यों नहीं है। तो पहला बिंदु है सीमित प्रतिनिधित्व और प्रमुख देशों का सदस्य नहीं होना। इस संगठन के सीमित प्रतिनिधित्व की यह कहकर आलोचना की जाती है कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य की विविधता को पर्याप्त रूप से समावेशित नहीं करता। कई विशेषज्ञों का कहना है कि चीन, भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक गवर्नेंस और निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा बिंदु जो इसको प्रभावी नहीं बनाता है, प्रभावी क्यों नहीं है, दूसरा बिंदु इसमें है हितों में तालमेल नहीं है। G7 देशों के वैश्विक मुद्दों के प्रति अलग राष्ट्रीय हित, नीतिगत प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण होते हैं। इससे असहमतियों को बढ़ावा मिल सकता है और एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा वैश्विक स्थिति में बदलाव G20 जैसे वैकल्पिक मंचों के उदय को बदलती है और वैश्विक व्यवस्था से निपटने के लिए प्रतिक्रिया माना जा रहा है। वैश्विक स्थिति में बदलाव ये है कि G20 जैसे वैकल्पिक मंचों के उदय को बदलती वैश्विक व्यवस्था से निपटने के लिए एक प्रतिक्रिया माना जा रहा है। G20 क्यों बन रहा है, क्योंकि बदलती वैश्विक व्यवस्था जो है इसका कारक है। इसके अलावा प्रतिबद्धताओं का कार्यान्वयन देखें। अब देखिए G20 जब ज़्यादा सक्रिय हो रहा है तो वैकल्पिक मंच जो G20 के रूप में मिल रहे हैं तो G7 उससे फिर कम प्रभावी हो जाता है। इसके अलावा प्रतिबद्धताओं का कार्यान्वयन देखें तो सहमत नीतियों का कार्यान्वयन घरेलू राजनीतिक विचारों, अलग अलग प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों की जटिल प्रकृति से बाधित होता है। अब हम समझेंगे भारत और G7 अवसर देखेंगे, चिंताएं भी देखेंगे। भारत और G7 में G7 के विस्तार के समय ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य संभावित देशों के साथ भारत भी इसका सदस्य बन सकता है। ठीक है। अवसर ये है कि ग्लोबल साउथ, भारत इस वर्ष G20 का अध्यक्ष है और इसे G7 अर्थव्यवस्थाओं और ग्लोबल साउथ के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। चीन को प्रतिसंतुलित करना, चीन की बढ़ती आक्रामकता G7 शिखर सम्मेलनों में चर्चा के लिए किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। इसके अलावा अन्य बिंदु देखें तो G7 के साथ अच्छे संबंध वैश्विक स्तर पर भारत के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही इसे USA, फ्रांस जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों
को और मजबूत करने में मदद करेगी। चिंताएं ये हैं कि विचारों में मतभेद हैं। G7 के सभी सदस्य देशों ने यूक्रेन पर हमला के बाद रूस के खिलाफ आवाज़ उठाई है। हालांकि भारत का रुख जो है कूटनीतिक रहा है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन WTO ने G7 के अधिकतर देश विरोधी विचारधारा वाले हैं। उदाहरण के लिए वे खाद्य सब्सिडी का विरोध कर रहे हैं, जबकि भारत खाद्य सब्सिडी का पक्षधर है। इसके अलावा वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए साझेदारी जैसी पहल को अक्षरशः लागू नहीं किया गया है। ये प्रतिबद्धता को देख करके चिंता है। इसके अलावा सुधार करने की अनिच्छा इसमें है। G7 आधुनिक भू राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखता, जिससे वैश्विक संस्थानों और समूहों में सुधार हेतु प्रभावी उपाय नहीं हो पा रहे हैं। अब निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है अंत में कि G7 वैश्विक बहुपक्षीय संगठनों जैसे विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक आदि के बाद सबसे महत्वपूर्ण समूहों में से एक है। G7 के साथ घनिष्ठ सहयोग भारत के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, हरित समृद्धि को बढ़ावा देने, भविष्य में महामारियों से दुनिया को सुरक्षित बनाने और विश्व स्तरीय या विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को ठोस परिणाम में परिवर्तित करने के लिए भारत की महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति होगी। अगला हमारा बिंदु है ADB यानी कि ADB इंडिया क्या है? ADB की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? ADB इंडिया और कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023 से 2027। ठीक है, ADB इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023 से 2027। तो ADB और इंडिया की जो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी है वो 2023 से 2027 के बीच चर्चा में क्यों है? ADB एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB ने 2023 से 2027 की अवधि हेतु भारत के लिए एक नई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी यानी कि कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी यानी CPS, एक न्यू CPS शुरू की है। और ये जो स्ट्रेटजी है वो क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी यानी CPS के मुख्य बिंदु पर नज़र डालें तो इसमें सबसे पहले है ADB इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी CPS 2023 से 2027 एशियाई विकास बैंक की स्ट्रेटजी 2020 की कार्यप्रणाली से संबंधित 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी। 2020 की क्षमा कीजिएगा, स्ट्रेटजी 2030 की कार्यप्रणाली से संबंधित 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी। स्ट्रेटजी 2030 के तहत ADB के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या है 2030 के लिए? देखिएगा, उद्देश्यों में पहला है एशिया और प्रशांत क्षेत्र को समृद्ध, समावेशी, लचीला, वसंधारणीय बनाने के लिए विजन का विस्तार करना। दूसरा, चरम गरीबी के उन्मूलन संबंधी अपने प्रयासों भी को भी जारी रखना। इसके अलावा लागत साझाकरण व्यवस्था। ADB इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी की अवधि के दौरान समग्र ऋण पोर्टफोलियो के लिए घरेलू लागत साझाकरण का पैटर्न 70:30 में होना चाहिए। ठीक है, अब हम समझेंगे सबसे पहले शब्दावली को। कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी CPS क्या है? CPS ADB का प्राथमिक प्लेटफॉर्म है। यह देश स्तर पर विकास संबंधी परिणामों के लिए कार्यक्रमों को डिज़ाइन करता है। CPS ये एक प्लेटफॉर्म है। इससे पहले ADB ने 2018 से 2022 के लिए कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी जारी की थी। 2018 से 2022 के लिए भारत ने ADB ने भारत हेतु ये स्ट्रेटजी जारी की थी। ठीक है, अब 2023 से 2027 के लिए ये की गई हैं। टाइम पीरियड देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस 2023 से 2027 के लिए जो CPS है इसके मुख्य बिंदु क्या है? पहला है ADB इंडिया 2023 से 2027 एशियाई विकास बैंक की स्ट्रेटजी 2030 की कार्यप्रणाली से संबंधित 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी। कितनी प्राथमिकताएं हैं इसमें? 7। तो इसमें कौन कौन से बिंदु हैं तो ध्यान दीजिएगा। पहली, एशिया और प्रशांत क्षेत्र को समृद्ध, समावेशी और लचीला व संधारणीय बनाना। दूसरा, चरम गरीबी के उन्मूलन संबंधी प्रयासों को जारी रखना। लागत साझाकरण व्यवस्था। इसके अलावा बहुत सारे बिंदु हैं, तो इसमें 7 बिंदुओं को ध्यान रखा गया है। एशियाई विकास बैंक स्ट्रेटजी 2030 के कार्यप्रणाली से संबंधित 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगी और एशिया प्रशांत क्षेत्र को समृद्ध, समावेशी, लचीला व संधारणीय बनाने के लिए अपने विजन का विस्तार, चरम गरीबी के उन्मूलन संबंधी अपने प्रयासों को भी जारी रखना। लागत साझाकरण व्यवस्था। ADB इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी की अवधि के दौरान समग्र ऋण पोर्टफोलियो के लिए घरेलू लागत साझाकरण का पैटर्न 70-30 है। इस स्ट्रेटजी के निम्नलिखित 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, संरचनात्मक बदलाव और रोजगार सृजन में तेजी लाना। दूसरा, पर्यावरण अनुकूल समृद्धि को बढ़ावा देना। सामाजिक और आर्थिक समावेश को मजबूत करना। ये जो है इसके प्रमुख 3 स्तंभ हैं इस स्ट्रेटजी के। ठीक है, और
लागत साझाकरण व्यवस्था जो है एडीबी इंडिया के बीच में 70-30 में रहेगी। एडीबी 70 देगी, इंडिया को 30 लगाना पड़ेगा। इस स्ट्रेटजी के जो सीपीएस की स्ट्रेटजी है 2030 तक की कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी के, इस स्ट्रेटजी के लिए 3 प्रमुख स्तंभ है। पहला, संरचनात्मक बदलाव और रोजगार सृजन में तेजी लाना। पहला तो इसमें क्या क्या है, संरचनात्मक बदलाव कैसे और रोजगार सृजन में कैसे तेजी आएगी। निवेश को बढ़ावा देते हुए लॉजिस्टिक्स उद्योग व शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास को एक साथ मजबूती प्रदान करना। इसके अलावा एमएसएमईज यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को मजबूत करना और उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत होने में मदद करना। इसके अलावा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी क्षमता में वृद्धि करना। दूसरा जो इसका प्रमुख स्तंभ है वो है पर्यावरण अनुकूल समृद्धि को बढ़ावा देना। पहला, संरचनात्मक बदलाव और रोजगार सृजन में तेजी लाना, और कैसे लाएंगे मैं बता चुका हूँ। दूसरा है पर्यावरण अनुकूल समृद्धि को बढ़ावा देना। तो कैसे पर्यावरण अनुकूल समृद्धि को बढ़ावा देंगे, जैसे पहले तो संरचनात्मक बदलाव और रोजगार सृजन में तेजी कैसे लाएंगे मैंने बता दिया। अब हम पर्यावरण अनुकूल समृद्धि को बढ़ावा कैसे देंगे, फिर और अंत में समझेंगे सामाजिक आर्थिक समावेशन को मजबूत करना। तो पर्यावरण अनुकूल समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे, इससे स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने, परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, भौतिक अवसंरचना की क्लाइमेट प्रूफिंग आदि में मदद मिलेगी। पर्यावरण अनुकूल समृद्धि को बढ़ावा देने से क्लाइमेट प्रूफिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन उपायों को अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के साथ विकास में एकीकृत करती हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट प्रूफिंग जो है इसमें एक नया शब्द है। सामाजिक और आर्थिक समावेशन को मजबूत करना तीसरा इसका प्रमुख स्तंभ है इस स्ट्रेटजी का। सामाजिक आर्थिक समावेशन को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए मानव पूंजी निर्माण में जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण यानी लाइफ साइकिल अप्रोच को अपनाना शामिल है। इससे बुनियादी शहर सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। सिंचाई के आधुनिकीकरण और बेहतर इनपुट्स जैसे रोग रहित गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। अब हम भारत एडीबी भागीदारी को समझेंगे। इससे पहले समझ लेंगे एडीबी क्या है, एशिया डेवलपमेंट विकास बैंक क्या है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक जो है एडीबी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस मनीला में, फिलीपींस की राजधानी है शायद मनीला। भारत इसका सदस्य है। इसकी उत्पत्ति एडीबी की स्थापना जो है 1966 में हुई थी। एडीबी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी है शायद मनीला। इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसमें कुल 68 सदस्य हैं। कितने, इसमें से 49 देश एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं, जबकि 19 देश अन्य क्षेत्रों के हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। शेयरधारिता की बात करें तो एडीबी से ऋण नहीं लेने वाले नॉन बोरिंग सदस्यों की श्रेणी में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की सबसे अधिक शेयरधारिता 15.6% है। ठीक है, एडीबी से ऋण लेने वाले बोरोइंग सदस्यों की श्रेणी में चीन और भारत की शेयरधारिता क्रमशः 6.4 और 6.3% है। एडीबी से ऋण लेने वाले सदस्यों की बात करें तो उसमें चीन जो है 6.4 शेयरधारिता रखता है ऋण लेने वालों में, और भारत की 6.3 है। ठीक है, ऋण नहीं लेने वालों में शेयरधारिता की बात करें तो अमेरिका और जापान की सबसे अधिक शेयरधारिताएँ हैं। प्रत्येक की लगभग 15.6% शेयरधारिता यहाँ पर हैं, जबकि भारत और चीन की 6.4 और 6.3 है। भारत और चीन की 6.3 और 6.4 है। भारत की 6.3 है, चीन की 6.4 शेयरधारिता है उधार लेने वालों में। सौंपे गए कार्य देखें तो एडीबी के कार्यों में है, पहला कार्य ये सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण तकनीकी सहायता प्रदान करना, और इसके प्रत्येक तकनीकी सहायता प्रदान करके भागीदारों की सहायता करता है। इसके अलावा ये नीतिगत संवादों को सुगम बनाता है, सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है, वित्तीय संसाधनों और निर्यात संबंधी ऋण जुटाता है। एडीबी द्वारा प्रकाशित मुख्य रिपोर्ट्स देखें तो 2023 की 2022 की रिपोर्ट्स बताता हूँ। पहले 2023 की रिपोर्ट है एशिया इन ग्लोबल ट्रांजिशन टू नेट ज़ीरो। ध्यान दीजिएगा, एशिया इन ग्लोबल ट्रांजिशन टू नेट ज़ीरो, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 की रिपोर्ट। ठीक, इसके अलावा एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट 2023, इसके अलावा की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2022 की रिपोर्ट। भारत और एशियाई विकास बैंक का संबंध देखें तो एडीबी और भारत के बीच क्या है। एडीबी ने 2022 तक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ऋण अलग अलग 605 ऋण जो दिए हैं। अनुदान और तकनीकी सहायता के आधार पर देखें तो $52.6 बिलियन और निजी क्षेत्र के लिए $8 बिलियन के निवेश हेतु फंड जारी किए हैं। ठीक है, एडीबी की सहायता से जारी
महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल किया गया है विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, इसके अलावा नाहवा शेवा कंटेनर टर्मिनल वित्त पोषण परियोजना, इसके अलावा चेन्नई मेट्रो रेल निवेश परियोजना, इसके अलावा असम दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग जिसको सेसेक कहते हैं SASEC, इसके अलावा देखिएगा असम दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कॉरिडोर कनेक्टिविटी सुधार परियोजना। तो कौन कौन सी ADB की सहायता से जारी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल कौन कौन सी? एक पहली तो है विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। दूसरा नाहवा शेवा कंटेनर टर्मिनल वित्त पोषण परियोजना। तीसरी है चेन्नई मेट्रो रेल निवेश परियोजना। चौथी असम दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कॉरिडोर कनेक्टिविटी सुधार परियोजना। ये सब चीज़ें हैं। अब हम समझेंगे भारत और ADB की भागीदारी, संभावनाएं देखेंगे। विगत वर्षों के दौरान अनेक क्षेत्रों में ADB और भारत के मध्य भागीदारी देखी गई है। ADB ने भारत को कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त आदि क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान की है। और क्या क्या सहायता प्रदान की मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा भारत में व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और सूक्ष्म वित्त में भी सहायता प्रदान हुई है। ऐसे में चुनौतियाँ क्या है? देखिए चुनौतियाँ हैं अलग अलग दृष्टिकोण। भारत विविधताओं से भरा एक देश है, इस कारण ADB को भारत में विविध विकास उपलब्धियों को हासिल करने और अलग अलग राज्यों तक पहुंच स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे में इसे निम्न और उच्च आय वाले राज्यों के बीच और उसके भीतर एक आय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। दूसरा है निम्न आय वाले राज्यों से सहायता। ऐसे राज्यों में समावेशी विकास को तीव्र करने के लिए बुनियादी अवसंरचना और सेवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उच्च आय वाले राज्यों को सहायता। ऐसे राज्यों में नवाचार और उत्तम पद्धतियों को समाहित करने वाली परिवर्तनकारी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। अलग अलग दृष्टिकोण एक प्रॉब्लम करता है। दूसरा निजी क्षेत्र में निवेश। ADB नॉन सॉवरेन ऑपरेशंस के जरिए अपने सरकारी बुनियादी ढांचे में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए समर्थन प्रदान करता है। हालांकि ये सहायता मौजूदा निजी क्षेत्र के द्वारा निवेश के अवसरों की मात्रा और प्रकार पर निर्भर करती हैं। अब देखिए भारत में निजी क्षेत्र का निवेश कम या अधिक रहने के कारण ADB के लिए चुनौती बन जाता है। नॉन सॉवरेन ऑपरेशंस, इसके तहत ADB सरकारी गारंटी या सरकार की गारंटी के बगैर निजी राज्य के स्वामित्व वाली या उपसंप्रभु यानी कि सब सॉवरेन संस्थाओं को ऋण, इक्विटी निवेश और अन्य वित्त पोषण उपलब्ध कराता है। निष्कर्ष निकालें तो भारत के लिए कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी भारत की राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप जिन्हें 2047 तक हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है भारत ने। इसके अलावा ADB दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को मजबूत करने के लिए भारत की विशेष स्थिति का लाभ भी उठा सकता है। अगला हम बिंदु पढ़ेंगे, छठा, वो है पश्चिमी एशिया, वेस्ट एशिया। हाल ही में सऊदी अरब ने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की एक विशेष बैठक की मेज़बानी की है। हाल ही में सऊदी अरब ने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इसके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं NSA जो हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स जो हैं NSA, उनकी जो है एक विशेष बैठक की मेज़बानी की है सऊदी अरब ने। इसलिए ये मुद्दा जो सुर्खियों बना हुआ है, पश्चिमी एशिया जो है उसमें सऊदी अरब भी शामिल है। अन्य संबंधित तथ्य देखें तो इस बैठक का आयोजन बैठक में शामिल 4 देशों के साझा विजन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। ये साझा विजन सुरक्षित और समृद्ध पश्चिम एशिया के निर्माण पर केंद्रित है। इस भागीदारी की शुरुआत का मूल उद्देश्य दक्षिण एशिया को मध्य पूर्व से होकर संयुक्त राज्य अमेरिका से जोड़ना है। यह कार्य इस प्रकार से करना है जिससे आर्थिक प्रौद्योगिकी व कूटनीति को बढ़ावा मिल सके। इसमें कौन कौन शामिल हैं? इसमें शामिल है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अब देखिएगा, प्रथम क्वाड I2U2 के बाद इन देशों की एकीकृत उपस्थिति को पश्चिम एशिया के दूसरे क्वाड के गठन के रूप में देखा जा रहा है। I2U2 क्या है? ठीक है, ये आपको समझना है। I2U2 के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? I2U2 से तात्पर्य हैं भारत, इजराइल, इंडिया, इजराइल, UAE और USA।
इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए जो हैं ये देश हो गए। अब इसमें इजराइल की जगह जो है वो कौन है? सऊदी अरब हैं। देखिए भारत तो है ही, सऊदी अरब है, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात तो दोनों सदस्य हैं ही। तो I2 U2 के बाद ये दूसरा क्वाड बनने की दृष्टि में चल रहा है। हालांकि ये क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाले इंडो पैसिफिक क्वाड से अलग होगा। ठीक है, ये क्वाड जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाले इंडो पैसिफिक क्वाड से थोड़ा अलग होगा। ये एक और क्वाड है, देखिए भारत, अमेरिका दोनों है ही है, और जापान और ऑस्ट्रेलिया हो गए। तो इसे भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति की सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। नए क्वाड का भारत के लिए महत्व क्या होगा ये समझेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं भारत और विश्व के लिए पश्चिम एशिया क्यों महत्वपूर्ण है। भारत और विश्व के लिए पश्चिम एशिया क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ऊर्जा संसाधन है वहाँ, भू सामरिक स्थिति भी अच्छी है, बन जाती हैं, फ़ायदा होता है इससे। संघर्ष और सुरक्षा इसमें एक मुद्दा है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी एक मुद्दा है। आर्थिक और व्यापार के अवसर भी इसमें महत्व के हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे भारत और विश्व के लिए पश्चिम एशिया क्यों महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संसाधन के कारण यहाँ विश्व के कुछ बड़े तेल और गैस भंडार मौजूद है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात तेल के प्रमुख आयातक व निर्यातक देश हैं। दूसरा, भू सामरिक स्थिति, यह सामरिक रूप से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बाद एशिया के मध्य में स्थित है। यह अलग अलग महाद्वीपों और व्यापार मार्गों के संपर्क बिंदु पर अवस्थित है। यह प्रमुख शक्तियों को भी जोड़ता है। इस प्रकार उन्हें क्षेत्र में प्रभावशाली बनने और सैन्य उपस्थिति को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संघर्ष और सुरक्षा, यह क्षेत्र इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, सीरियाई गृह युद्ध और ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच चल रहे तनाव सहित कई संघर्षों का साक्षी रहा है। इन संघर्षों के कारण कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे उभर कर सामने आए हैं जो क्षेत्र में स्थिरता व कच्चे तेल की कीमतों आदि को प्रभावित करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व देखें तो यह क्षेत्र यहूदी, ईसाई और इस्लाम जैसे प्रमुख वैश्विक धर्मों का उद्भव स्थल है। आर्थिक और व्यापार के अवसर देखें तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे खाड़ी सहयोग परिषद GCC के देश अवसंरचना और विकास बैंक में निवेश कर रहे हैं, साथ ही विदेशी निवेश को भी आकर्षित कर रहे हैं तथा व्यावसायिक भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं।